नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 23. तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे कि भी जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा है कॉन्सेप्ट पब्लिक पॉलिसी, इनके बीच में हार्मोनियस बैलेंस बनाना बहुत डाउटफुल केस है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। ये कही थी बुरो साहब ने, इसी इनके विरुद्ध आया लॉर्ड डेनिंग ने भी कुछ कहा है। लॉर्ड डेनिंग ने कहा नो, ही डिसएग्रीड विद दिस, ठीक है, कि ये अनरूली हॉर्स नहीं लिखा जाना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी बीइंग अनरूली हॉर्स नहीं कहा जाना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी की तुलना अनरूली हॉर्स से नहीं की जानी चाहिए। ये किसने कहा है? ये फिल्म से क्वेश्चन पूछेंगे तो किसने कहा बताओ? लॉर्ड डेनिंग ने की ये बात। ये रहा प्लिम्स का दूसरा क्वेश्चन। देखो कहां कहां से घुस के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्योंकि मेरा प्रॉमिस ये है कि आपकी जो तैयारी है वो ऐसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट में हमारी 100% परफॉर्मेंस होनी चाहिए। 100%। 15 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप 15 का आंसर करके आओ सही से। तो यहाँ बोरो से क्वेश्चन पूछेगा, लॉर्ड डेनिंग डिसएग्रीड किसने किया है? लॉर्ड डेनिंग ने किया है। नहीं करेंगे आप या कर लेंगे आप लोग? बोलो हाँ है ना। तो इनके हिसाब से डेनिंग के हिसाब से लॉर्ड डेनिंग ने कहा है कि द कोर्ट्स डू प्ले ए ग्रेट रोल इन इंटरप्रेटिंग वेदर द एग्रीमेंट इज इन कॉन्सोनेंस विद रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक पॉलिसी और नॉट। तो इनका यही कहना है कि कोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रोल ऑफ कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, कि कॉन्ट्रैक्ट इज एज पर पब्लिक पॉलिसी या नहीं है। इसीलिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं हमेशा। इसी संदर्भ में एक ये है जो डाउट किया जा रहा था, एक है लॉर्ड थैंकरटन, केस का नाम फेंडर वर्सेस जॉन, ये है MILD, माइल्ड में जॉन माइल्ड में क्या कहा? द टास्क ऑफ ए जज हैज बीन कंसिडर्ड टू बी टू एक्सपाउंड एंड नोट टू एक्सपेंड द लॉ। ये बात किसने कही? पीपल फिल्म्स। यहां से पूछ लेंगे आपको। ये तीसरा जज का नाम है। सही है, सही है। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। किसने कहा था? श्रीमान अमिताभ बच्चन ने कहा था। कौन सी फिल्म में कहा था? याद होगा आप लोगों को, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये आएगा किसने ये बात कही थी। टास्क ऑफ जज इज टू एक्सपाउंड। एक्सपाउंड मीन्स एक्सप्लेन करना। जज का काम लॉ को एक्सप्लेन करने का है, ना कि उसको एक्सपेंड करने का, उसको विस्तार देने का काम नहीं है। लॉ को बनाना ये सारे काम है लेजिस्लेचर के, और जज का काम है जो कानून बना के दे दिया गया है उसकी व्याख्या करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना। तो जज साहब पब्लिक पॉलिसी को टच ना करें, इनका कहना यह था। किसका नाम? फेंडर। जज का नाम थैंकरटन। बोलो हाँ है ना। 3 क्वेश्चन बता चुका प्रीलिम्स में आपके में। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में तो नहीं आई? अभी तक जो समझाया मैंने आपको, कई प्रीलिम्स से क्वेश्चन बता दिए। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है। अब इसको समराइज कर दूँ, आप समझ जाएंगे। मैं तो पहले ही कहा था, शुरू में मैंने बोला था इस टॉपिक की ये नेचर है कि इसको समझना आसान नहीं है, समझाना भी आसान नहीं, क्योंकि जजेस भी कंफ्यूज है इसके बारे में। आप खुद देख रहे हो, डेनिंग कुछ और कह रहा है, बोरो कुछ और कह रहा है, थैंकरटन कुछ और कह रहा है ना। एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, तो इसकी अपने आप में लिमिटेशंस है। अब मैं इसको समराइज करता हूं आपके। देखिए, एज पर सेक्शन 23 आप समझते जी, मैं बोर्ड पे लिखता भी जाता हूं इसको। सेक्शन 23 की बात करते हैं। सेक्शन 23 ये कहता है कि कौन से एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन, इसको हम अनलॉफुल माने। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कब अनलॉफुल होगा, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो इन्होंने 5-6 पॉइंट बताए, उनमें से जो लास्ट का पॉइंट है
कि अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी होगा, पब्लिक पॉलिसी होगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल बोलेंगे। तो इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होगा तो हम उसको अनलॉफुल बोलेंगे। अब ये नई चिड़िया आ गई कि पब्लिक पॉलिसी क्या है। अब पब्लिक पॉलिसी को ढूंढिए, आप बेरेक में ढूंढिए, टेक्स्ट बुक में ढूंढिए, तो आपको पता चला कि नो, दिस इज सच ए कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइसली, जिसको आप बहुत एक्यूरेसी के साथ में इसको डिफाइन नहीं कर सकते, प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते। अरे ठीक है, चलिए प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते तो भैया इसका मीनिंग तो समझा दो। हम मीनिंग समझा सकते हैं, उस मीनिंग से आप समझ जाएंगे कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग में जो बात निकल करके आएगी आपके सामने वो यह आएगी कि इन जनरल when something is against the society, when something is against the interest of the society, whether social interest or the economic interest, जब कोई एग्रीमेंट, कोई एक्ट ऐसा होगा जो समाज के सामाजिक या आर्थिक हितों के विरुद्ध होगा, सोशल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आया, प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं आई कि अगर कोई चीज सोसाइटी के विरुद्ध जा रही है तो उसको आप अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कह सकते हैं। अब ये अलग एक फॉर्मूला आ गया भाई, सोसाइटी के विरुद्ध। सोसाइटी खुद चेंज होती रहती है। जैसे क्रिश्चियनिटी, जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया पीछे अभी कि अगर आप एक हॉल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, एक मीटिंग करनी है, हमने एक हॉल दे दीजिए, बैंक्वेट हॉल से बात कर रहे हैं, क्या होना है कि जी हम एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग कैसी होनी है? मीटिंग में हम ये बात करेंगे कि जी क्रिश्चियनिटी के में कुछ खास बातें हैं जो बुरी हैं, इसलिए हम चाह रहे एथिज्म को प्रमोट करें। तो उस समय की लोक नीति कहती नो नो, ये बहुत गलत बात है, आप इस तरह का एग्रीमेंट, पब्लिक पॉलिसी। 60 साल बाद नॉर्म्स चेंज हो गए, नोशंस ऑफ द सोसाइटी चेंज हो गई। तो जो बात 60 साल पहले पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध थी वो आज पब्लिक पॉलिसी के फेवर में हो गई। तो यानी कि एक डायनामिज्म है। पब्लिक पॉलिसी का जो कंसेप्ट है वो समय के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ चेंज होता रहता है, इसलिए आप इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। इसको जनरल आइडिया से समझा जा सकता है कि लॉ की पॉलिसी क्या है किसी खास पॉइंट पर। 2022 में जो लॉ की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि कोई कार्य अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है। तो आप लॉ की पॉलिसी पर आ गए। अब यहां पर आया कि अभी कोर्ट का काम क्या है। तो थैंकटन साहब ने कहा कि देखो, मुझे इतनी बात समझ में आती है, जज का काम है जो लॉ बना दिया गया उसकी व्याख्या कर दो, एक्सपाउंड द लॉ। ठीक, टू एक्सपाउंड द लॉ। ये किसने कहा? ये कहा थैंकटन ने, टू एक्सपाउंड द लॉ। इसी चर्चा पर अपनी बात कही बोरो साहब ने। उन्होंने कहा कि देखो देखो, टच मत करना इसको, समझे? पब्लिक पॉलिसी को टच मत करना। पब्लिक पॉलिसी को अगर कोर्ट्स ने टच करना शुरू कर दिया, इट इज लाइक अनरूली हॉर्स। ये कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग है कि आप फिर सारे की जो लॉ के डिफाइंड नोशंस हैं, डिफाइंड लॉ ही खत्म हो जाएगा। सो मैनी कॉन्सेप्ट में बी इंक्लूडेड इनटू पब्लिक पॉलिसी विच शुड नॉट बी, डिबेटेबल हो जाएगा। अनरूली हॉर्स से कंपेयर कर लिया उन्होंने। लेकिन डेनिंग ने कहा नो नो, ऐसा मत करिए। डेनिंग ने कहा नहीं, इस संबंध में मेरे भी अपने विचार है। नो, यू कैन नॉट से दिस इज अनरूली हॉर्स। और अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है, न्याय हित में अगर ये बात है कि आपको पब्लिक पॉलिसी पर डिसीजन देना चाहिए, आपको किसी न्यू हेड को भी क्रिएट करना चाहिए, तो यू शुड डू इट। तो ये डिस्कशन है। इस डिस्कशन में किसने क्या क्या कहा, यहां से आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है। इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे, एक है रत्ना चंद वर्सेस अस्कर का केस।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कुछ कहा है इसमें। कौन सी कोर्ट ने? आंध्र प्रदेश कोर्ट ने। तो एक्चुअली ये 15 मिनट पहले जो पढ़ा रहा था वो मैं आपको साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अब मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। आई बिलीव कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं, तो इसी रेफरेंस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा है उनका भी समझ लीजिए। देखिए पढ़िए इस लाइन को, मैं लाइन इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट आपसे प्रीलिम्स में कहीं भी टकरा सकते हैं आपको। Even if a new head of public policy is to be created, the courts should do that because of the changing social values and concepts in the progressive modern society. यहां पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा कि बुर्लों की बात नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कुछ पॉइंट्स को तो हमने डिसाइड कर लिया है, जैसा अभी अभी आएगा, देखिए हम लोग पढ़ेंगे, ये कुछ हेड्स हैं, मैं एक क्विक वो देता हूँ आपको, दोबारा पढ़ूंगा इसको मैं। जैसे एग्रीमेंट टू स्टिफल, ये कुछ हेड्स हैं, एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्परी, एग्रीमेंट ट्रेडिंग एग्रीमेंट विद एनिमी, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टेंडिंग टू इंजर पब्लिक जस्ट सर्विस, ये कुछ हेड्स हैं, है ना। तो कुछ हेड्स तो रिकॉग्नाइज हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ न्यू हेड्स भी अगर इंक्लूड करने पड़ रहे हैं आपको, तो यू शुड डू इट, कोर्ट शुड डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट का काम है जस्टिस करना, न्याय करना। अगर कोई न्यू हेड भी डेवलप करना पड़ रहा है तो वो भी कोर्ट्स को करना चाहिए। तो ये हुए सभी के व्यूज, बोलो हाँ या ना। अब मेरा ख्याल है अब समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे अलग तरीकों से। इसमें जो है एक सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अब लीडिंग केस कह सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रेजोनाथ। कौन से नाथ? ब्रेजोनाथ, ब्रेजोनाथ। इसी तरीके का केस एक और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का भी है, डीटीसी मजदूर कांग्रेस, सेम फैक्ट्स पर ये भी है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रेजोनाथ। इस केस में आ जाइए, क्या खास बात है इसमें? इसमें वर्किंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात की गई थी। किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट ने की थी। दिस केस इज इंपॉर्टेंट। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की वर्किंग पर एक्सप्लेन किया है इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या है इसमें ये समझिए। देखिए ये हैं रिस्पोंडेंट्स, नंबर 1 ब्रजोनाथ गांगुली, नंबर 2 तरुण कांति सेनगुप्ता। ये दो लोग हैं इस केस में रिस्पोंडेंट। ये कौन थे? दीज हैड बीन वर्किंग इन द रिवर्स स्टीम नेविगेशन कंपनी। ये लोग इस कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी का नाम है रिवर्स सिस्टम नेविगेशन, RSN कंपनी। ये एक कंपनी का नाम हो गया, ये इस कंपनी के मुलाजिम हो गए। इस कंपनी ने, रिवर्स स्टीम नेविगेशन कंपनी ने, RSN कंपनी ने इस कॉरपोरेशन के साथ एक टाई अप किया, एक अरेंजमेंट किया या एक एग्रीमेंट किया, जो भी। इसमें क्या हुआ कि वेयर बाय द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द कॉरपोरेशन। इस कंपनी को इस कंपनी ने या कॉरपोरेशन ने टेक ओवर कर लिया। अब इस कंपनी का रिवर स्टीम ये नेविगेशन कंपनी का पूरा कंट्रोल कहाँ चला गया? दूसरी कंपनी पर चला गया। ये है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट CIWT कॉरपोरेशन, यहाँ पर आ गया। समझे आप लोग? यहाँ तक मैं दोहरा देता हूँ आपको। केस का नाम सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रेजोनाथ, ये रहे। इसमें क्या खास बात है? दो लोग हैं, एक का नाम ब्रेजोनाथ है, ब्रेजोनाथ गांगुली, और दूसरे का नाम है तरुण कांति सेनगुप्ता। ये लोग कौन हैं? ये एक कंपनी के वर्कर हैं। कैसे वर्कर हैं? परमानेंट वर्कर हैं। कंपनी का नाम क्या है?
रिवर्स स्टीम नेविगेशन कंपनी। इस कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर किया, जो कि जिसके नाम पर केस है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसने टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर का मतलब ये हुआ कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसके पास आ गए। अब तो ये टू रिस्पॉन्ड सर्विसेज ऑफ जो टू रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी उनके पास चली गई। अब ये मुलाजिम किसके हो गए? नई कंपनी के हो गए, सेंट्रल इनलैंड वाटर कंपनी के। गॉट इट? तो अब पुरानी कंपनी को टेक ओवर, पुरानी नहीं कहते, एक कंपनी को अलोंग विद द एम्प्लॉयज टेक ओवर किया दूसरी कंपनी ने। इस केस में आप देखोगे कि फिर अगर रूल्स में जाते हैं तो कि अभी उनकी जो रूल बुक थी उसमें यह कहा गया कि, पढ़ लीजिए एक बार, लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्पोंडेंट्स के stated that respondents were subject to service rules and regulations including, बस ये समझिए कि जो कॉरपोरेशन के रूल्स हैं, अब आपको इस कंपनी के जिसने आपको टेक ओवर किया है उसके हिसाब से, उनके सर्विस रूल्स के हिसाब से आपकी नौकरी चलेगी। और उसमें खास बात ये थी कि एक रूल 9 था। रूल 9 उनकी रूल्स बुक में था, वो ये कहता था कि कंपनी अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को, ये परमानेंट एम्प्लॉयज की सर्विस ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय कुड बी टर्मिनेटेड बाय द कॉरपोरेशन। अगर कॉरपोरेशन चाहे तो परमानेंट एम्प्लॉय की सर्विस को भी टर्मिनेट कर सकती है बाय फॉलोइंग ए प्रोसीजर। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 मंथ्स नोटिस, 3 महीने का नोटिस, 3 मंथ्स नोटिस देंगे, या फिर 3 महीने की सैलरी दे सकते हैं आपको, और आप तो कह सकते हैं आप जाइए, भले ये परमानेंट मेंबर हो। तो यहां पर आप देखो कि बड़ी कॉरपोरेशन है और एक अदना सा मुलाजिम है, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। यहां पर रिस्पोंडेंट्स हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द कंडीशंस। तो यहां पर पब्लिक पॉलिसी में हम जाएंगे कि जहां पर वन ऑफ द पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट एवरीथिंग, वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में ही नहीं है सामने वाला व्यक्ति। एक बड़ी कॉरपोरेशन है, एक छोटा सा व्यक्ति है, तो दोनों की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी वो आसपास नहीं आ रही है। हालांकि देखिए पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि भाई अगर आप मेजर हैं, अगर साउंड माइंड है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक पॉलिसी के द्वारा हम यहाँ इंटरफेयर करेंगे। वी विल सी द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हियर। तो इन दिस केस यू सी देयर इज अ बिग कॉर्पोरेशन who has taken over the business along with the employees, and now there are service rules which says that the services of the permanent employee can be terminated just by a notice of 3 months or 3 months salary। 3 महीने का नोटिस दे करके या 3 महीने की सैलरी दे करके उनको हटाया जा सकता है, परमानेंट लोग को भी हटाया जा सकता है। अब इससे क्या हुआ, परमानेंट व्यक्ति उसके मन में एक इनसिक्योरिटी आ गई। इनसिक्योरिटी की आने की वजह से वो एक सोसाइटी के इंटरेस्ट के विरुद्ध जा रही है कि अगर ऐसे एग्रीमेंट को प्रिवेल करेंगे तो देयर विल बी अनरेस्ट इन द सोसाइटी दैट इज नॉट अगेंस्ट इन फेवर ऑफ सोसाइटी। इस केस में क्या हुआ, 3 महीने की बात तो बताई मैंने, यही राइट एम्प्लॉयज को भी दिया था कि वो भी 3 महीने का नोटिस देकर के नौकरी छोड़ सकते हैं। तो दोनों ही पार्टीज को राइट मिल गया। कंपनी ने क्या किया, दोनों ही, इट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं है, अभी आएंगे उस पर भी। सर्विसेज ऑफ द 2 रिस्पोंडेंट्स वर टर्मिनेटेड बाय द कॉर्पोरेशन बाय नोटिस अंडर द अबव रूल। और चेक भी दे दिया गया, चेक ऑफ द सैलरी ऑफ 3 months वॉज गिवन। It was held that the part of the clause which empowered the corporation to dispense with the services of permanent employee was injurious to the public interest, for it tends to create sense of insecurity in the minds of whom it applies, and it is unconsignable, it is opposed to public policy। ये कहा गया कि ये जो क्लॉज है,
ये जो क्लॉज है जो कहती है कि 3 महीने के नोटिस पे हम आपको हटा देंगे इस पे, है ना। तो ये जो नोटिस है ये दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। व्हाई इट इज पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? क्योंकि इससे इट टेंड्स टू क्रिएट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स। ये वर्कर्स के मस्तिष्क में इनसिक्योरिटी पैदा करती है, अनकंसाइनेबल है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इसीलिए ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हुई। अब ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हुई तो फिर इट विल बी हिट बाय द सेक्शन 23। देयरफॉर एग्रीमेंट इज वॉइड, यू कैन नॉट टर्मिनेट लाइक दिस। तो यहां पर पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट ये समझाया गया कि ठीक है, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम पब्लिक पॉलिसी सेज दैट if there is a difference in the capacity, bargaining capacity of the parties, so जो बड़ी पार्टी है, जो empowered पार्टी है, that party should not take undue and benefit of its bigger position. Public policy says that the bigger party should not take undue advantage, unreasonable advantage of its bigger pocket, bigger resources, bigger position. गॉट इट? तो इसलिए इस पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यहां पर समझाया गया है। प्लीज लेट मी नो आपको सेंटर इनलैंड का समझ में आया नहीं आया यहां तक, कम ऑन। अब इन्होंने कहा कि देखो, कॉरपोरेशन ने कहा कि देखो साहब 3 महीने में हम हटा सकते थे, इनको भी तो चांस था 3 महीने में खुद छोड़ सकते थे। कह रहे ना, वो जो क्लॉज है जो ये कहती कि एम्प्लॉय भी छोड़ सकता है, विच एम्पावर द एम्प्लॉय टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस, वो जो पार्ट ऑफ क्लॉज है जहां पर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर सकता है, कह रहे वो ठीक है। तो ये क्या बात हुई, हम हटाएं तो हमारा खून मतलब इनका खून खून हमारा खून पानी, ये क्या बात हुई? कह रहे ये इसलिए हुई कि वो है एम्प्लॉय, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, जो नौकरी करने आया है वो, समझे। डज नॉट साइन ए बॉन्ड ऑफ स्लेवरी विद यू। जो कोई व्यक्ति आपके पास नौकरी करने आया है वो आपके यहाँ स्लेव बनने नहीं आया है, दास बनने नहीं आया है। उसके राइट टू रिजाइन नहीं ले सकते हैं आप उसका, लेकिन आप उसके साथ अनजस्ट नहीं कर सकते, यही पब्लिक पॉलिसी है। तो पब्लिक पॉलिसी सेज when there is a difference in the party status, bigger party should not be allowed to take unreasonable benefit, unreasonable, unconscious, unconsignable benefits नहीं लेने देंगे हम लोग, ये पब्लिक पॉलिसी कहती है। तो ये था आपका केस। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बबुआ, ये पूछेंगे सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केस किस कॉन्सेप्ट से संबंधित है, तो आप कहेंगे इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। तो प्लीज लेट मी नो अभी ये बात समझ में यहाँ तक आई या नहीं आई। अब मैं दीपक के क्वेश्चन पर आऊंगा। अभी यहाँ पर दीपक ने कहा कि सर ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो इनसिक्योरिटी है ये तो गवर्नमेंट जॉब से भी है, और जैसे अभी अग्निवीर स्कीम आई है, तो बबुआ ये केस कौन सा था, 1991 का था, 1991 का केस था ये। अब क्या चल रहा है, 2022, 30 साल का आगे का टाइम आ गया है। और मैंने आपको ये तो समझाया था कि पब्लिक पॉलिसी के जो नॉर्म्स हैं, जो नोशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो 1991 में ऐसा सोचा गया था, आज चीजें दूसरी हैं। आज की जो पब्लिक पॉलिसी क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज की पब्लिक पॉलिसी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करना है, गवर्नमेंट को बिजनेस से बाहर आना है, चीज़ों को सरल बनाना है, कंपनीज के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वो यहाँ पर अट्रैक्ट हों, यहाँ पैसा लगाएं, यहाँ पर बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और लोग भी डिसिप्लिन तरीके से काम करें, इसी में सबका भला है। अब ये आ गई न्यू पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी हो गई। तो यहाँ पर आज के नॉर्म्स में इस तरीके के एग्रीमेंट को हो सकता है कोर्ट के नो, इट इज एज पर द पब्लिक पॉलिसी।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस और नो? यहां पर खास बात ये थी, परमानेंट एम्प्लॉय की बात की गई थी यहां पर, कि परमानेंट एम्प्लॉय को उस समय का जो टाइम था वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत थी, वहां पर इतने एम्प्लॉयमेंट के वेन्यूज नहीं थे उस समय जितने आज खुले हुए हैं। तो पब्लिक पॉलिसी चेंज करते हैं यहाँ पर ये। अब बोलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। अब ये रहे आपके, देखिए, सो एज यू वी हैव सीन दी पब्लिक पॉलिसी के कुछ हेड्स को डिसाइड किया गया कि हाँ भाई इस हेड में इन इन बातों को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना गया है। यहां से क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए फटाफट। Following agreements have been held to be opposed to public policy. Number 1, agreement to stifle prosecution. Prosecution को stifle करने का agreement. Number 2, agreement of maintenance and chambry. Trading agreement with enemy. Marriage brokerage contract. 4. पांचवा, agreement tending to injure public service. ये 5 रिकॉग्नाइज्ड हेड हैं, 5 रिकॉग्नाइज्ड हेड हैं जहां पर कहा गया कि ऐसे एग्रीमेंट होंगे इन 5 कैटेगरी के, तो इनको कोर्ट ने कहा है कि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। और यही आपका और मेरा नेक्स्ट सिलेबस है कि हमने इन सभी को पढ़ना है और समझना है। एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, मेंटेनेंस चैम्परी का मतलब क्या है, इनको हम लोगों ने समझना है वन आफ्टर अनदर। एक तो 5 हेड ये हुए, और कुछ हेड और हैं लाइक दिस। सम अदर एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। भैया पी फॉर फिल्म्स लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएगा। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज 26 सेक्शन 26 में, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 में, एग्रीमेंट टू आउस्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट 28 में, वेजरिंग एग्रीमेंट 30 में। इन 4, ये जो 4 एग्रीमेंट हैं इनको भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है, लेकिन इनको अलग अलग सेक्शन में 26, 27, 28, 30 में स्पेसिफिकली इनको वॉइड एग्रीमेंट घोषित कर दिया गया है। तो इनके अलग चैप्टर्स हैं, समझे? तो पब्लिक पॉलिसी में ऐसा ही नहीं है कि ये 5 कैटेगरी यही है बस, ये जो इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो बोर्ड पर हैं, इन 5 कैटेगरी से अलग भी कुछ एग्रीमेंट हैं जो कि आप पढ़ते हैं 26 से लेकर के 30 तक, 29 को छोड़ दें तो, और उन एग्रीमेंट्स को भी पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन से एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों की मदद से, फैमिली मतलब याद कर लीजिए, अगर खुद याद नहीं कर पाओ, ठीक है, और फिर सब लोगों को एग्ज़ाम में ले जाना, फिर पूछना उसमें क्या था पता, तूने याद किया था। जिनको लगता हो कि अकेले एग्ज़ाम देना होगा तो वो सारे लोग अकेले याद करेंगे इसको, कौन कौन से एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं। यहाँ से फिल्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, यहाँ से। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये सब क्वेश्चन फिल्म्स के हैं कि विच आउट ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। 1 A B C, ऑल ऑफ द वर्ब, नन ऑफ द वर्ब, इस तरीके से पूछ लेंगे आपको। कम ऑन, रिप्लाई मी फास्ट। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल अकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.